हाँ, तो क्लास 10 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके साइंस में 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। 4th चैप्टर का नाम है कार्बन। कार्बन यानी कि अगर पूछा जाए कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कैसे पहचानोगे, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज कार्बन, व्हाट इज कार्बन, डिफाइन द कार्बन, तो यूजुअली यू कैन टेल carbon is black, but what about diamond? Because diamond is totally white. मेरे कहने का मतलब आप लोग ध्यान रखना, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को पढ़ाता हूँ, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता रहूँगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि कार्बन का परिभाषा देंगे तो कार्बन को क्या कहेंगे, तो हम बेसिकली कहेंगे कार्बन का मतलब होता है ब्लैक। कार्बन ब्लैक है। लेकिन हीरे के बारे में क्या कहना है आपका? व्हाट अबाउट कार्बन, सॉरी व्हाट अबाउट डायमंड? डायमंड जो है वो तो पूरा वाइट है, लेकिन वो भी कार्बन है। तो हम कार्बन के लिए, इसके लिए कार्बन के कई सारे श्रेणियों को पढ़ेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ सीरीज फॉर द कार्बन, वो भी पढ़ेंगे हम। जैसे कि कार्बन के सीरीज हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन, ये सब ग्रुप हैं। हम इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद जानने लगेंगे कि कार्बन जो है वो हीरा भी एक कार्बन है, और जो कुछ भी ब्लैक देखो वो तो कार्बन है ही। तो सबसे पहले जान गए कार्बन के, अगर देखो तो कार्बन के 30 लाख भाई बहन हैं। भाई बहन बोले तो इंग्लिश में एलोट्रॉप्स। देयर आर 30 lakhs एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस इन बातों को आप बार बार सुन करके याद रखना। बाद बाकी आप लोगों को हम कॉपी किताब पर में, ब्लैक बोर्ड पर में, अन्य जगहों पर सब कुछ दिखाएंगे। एल्किन एल्कीन सबका फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे। बस आपको 1 2 3 लिखते जाना होगा एल्कीन एल्काइन के फॉर्मूले पर, और आप 30 लाख भाई बहन तक इसके पहुंच सकते हो एक सिंपल से फॉर्मूले से। एन रहेगा, एन आप समझते हो नेचुरल नंबर होता है। तो चलते हैं आपके इस बुक में। कार्बन में के बारे में आप जानते हो कि कार्बन इस पृथ्वी पर 0.03% है। 78% नाइट्रोजन है, ये तो आप लोग जानते ही हो। इसके अलावा 21% यानी कि 20.9% जो है वो ऑक्सीजन है, और 0.03% कार्बन है। इसी कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कार्बन से नहीं बनी हो, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। आप कार्बन अपने अंदर में ले लो तो आप में भी कार्बन है, पूरा हड्डी हो कहीं भी हो, ठीक है। कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फास्फोरस भी है आपके शरीर में, लेकिन कार्बन भी है। और कार्बन के कई एलोट्रॉप्स है, उसमें से एक कार्बन 14 है। कार्बन 14 डेटिंग आपने लोगों ने सुना होगा कि कार्बन डेटिंग करके हम किसी भी चीज़ का उम्र का पता लगा लेते हैं। आप एग्जैक्ट कितने उम्र का हो ये भी पता लगा सकते हैं। अब डायनासोर की हमें हड्डी मिली, तो अगर वो 6 अरब बरस पुरानी थी या 4.5 करोड़ बरस पुरानी थी, उसका भी आपको सबूत मिल जाएगा कार्बन 14 का डेटिंग करोगे तो। कार्बन 14 एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जो समय के साथ, अवधि के साथ घटता जाता है हड्डियों में से। तो कितना परसेंट कितने समय में घटता है, साइंटिस्ट या हम आप इसका पता लगाना जानते हैं। उससे हम अवधि और समय और वर्ष का भी पता लगा लेते हैं। आइए अब देखते हैं कार्बन कौन सा आबंध करता है। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है, 6 होता है। कार्बन का मास नंबर पता है, 12 होता है। उसका डबल कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरह के आबंध होते हैं। आबंध मतलब बॉन्डिंग। तो आपको देखोगे आयोनिक बॉन्डिंग पढ़े हो आप लोग इंग्लिश में, और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हो। तो आप बताओ कार्बन कौन सा बॉन्ड करता है, आयोनिक करता है या कोवैलेंट बॉन्ड करता है?
कोवैलेंट बॉन्ड करता है, कार्बन आयोनिक नहीं करता है। ओके, लेकिन ये बात टोटली सिरे से खारिज है, गलत है। अभी हम तो नहीं बताएंगे, आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में बताया जाएगा कि जहाँ का कोवैलेंट बॉन्ड होता है वहाँ आयोनिक नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और जहाँ आयोनिक होता है वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी आप लोगों के दिमाग पर हम इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। हाँ, तो अभी आप लोगों के ऊपर अगर मैं अभी बहस कर लूँ कि नहीं कार्बन आयोनिक बॉन्ड कर सकता है, तो फिर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग स्कूल हर जगह पर अभी पढ़कर आ रहे हो कि नहीं कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं कर सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो वैलेंसी कितनी होगी? बताओ बताओ। निश्चित है, के सेल में 2 जाएगा, एल सेल में 4 जाएगा। 4 है, 8 में से 4 को घटा देंगे या ना भी घटाओ तो भी आपको क्या मिल गया? वैलेंसी, संयोजकता मिल गया 4। यानी कि जब इसके पास 4 है तो 4 ये किसी को दे भी सकता है और 4 किसी से ले भी सकता है। अपने आप को ये 4 किसी से लेकर अगर पूरा करेगा तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जो देख लो आपके बुक में लिखा हुआ है, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप ही अपने बुक में ये दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर मैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस configuration if it were to gain or lose electrons। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर ये अपने लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है और अपनी सेल को पूरा कंप्लीट करेगा 8, इसके लिए इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जो काफ़ी मुश्किल होगा। इट विल बी सो हार्ड। दैट्स वाई ये हमेशा क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है, जिससे ज़्यादा एनर्जी की उसे ज़रूरत भी खपत भी ना हो और इसका अपना काम भी बन जाए, और इस तरीके से न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू एटम्स और न्यू इलेक्ट्रॉन्स का ये निर्माण भी कर लेता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है C4-। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को अनायन कर लेगा और 4 को माइनस यहाँ लिखने का मतलब ये हुआ कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब माइनस का मतलब क्या होता है आप लोग तो जानते हो, घटना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? गेन। तो साइंस में ध्यान रखना, अगर क्लोरीन में माइनस लिखा हो तो समझ लेना ये गेन कर रहा है, किसी से ले रहा है, किसी को दे नहीं रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए सब प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, समझ गए? और अगर C4+ लिखा हो तो इसका मतलब ये 4 लूज करके किसी और एलिमेंट को दे रहा है। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़ें। तो अब थोड़ा कुछ देख लो, यहाँ पे कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स भाई लोग हैं, यानी कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, क्लोरोफार्म है CHCl3, एथेनॉल है CH3CH2OH और मीथेन है CH4। दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लो। तो हमेशा इसमें बुक में भी, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो कि we find that these compound have low melting and boiling point as compared to ionic compound। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उनसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग, यानी कि कार्बन और कार्बन के एलोट्रॉप्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अन्य आयोनिक कंपाउंड के मुकाबले कम होता है। यही वजह है कि ये आयोनिक बॉन्ड कार्बन नहीं कर पाता है और ये कोवैलेंट करता है, ये शेयरिंग करने में बिलीव करता है, सिर्फ गेन और सिर्फ लूज करने में ये विश्वास नहीं करता।
अब देख लो 2 और 4 है, अगर 4 के 4 हम इसको दे किसी को ये दे दे तो इसके पास कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म। तो इसलिए ये 2 देता भी है 2 लेता भी है, ध्यान रखना। ये 4 के 4 दे सकता है, 4 के 4 ले सकता है, लेकिन 4 में से ही 2 ही सिर्फ देगा किसी को, और किसी से 2 भी ले लेगा। 4 में से 3 किसी को दे देगा, 3 किसी से लेगा। इसका ये खास गुण है, ये कर सकता है, और इसके ये सारे काम 30 लाख एलोट्रॉप्स कर सकते हैं। अब आइए आपको बॉन्ड के बारे में पढ़ाते हैं। सिंगल बॉन्ड यहाँ देख लो, फिगर बना के आप लोग अपने, मेरी बातों को तो सुनते रहना, लेकिन फिगर बना करके आप लोग अपना सीखते रहना। हाइड्रोजन हुआ, आपने ज़्यादातर H2 ही लिखे देखे हो ना, क्यों? O2 ही लिखे देखे हो ना आपने, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन है तो O2 ही लिखा जाता है, अगर O लिखोगे तो O अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ वो जिंदा ही नहीं रहेगा। आप कभी पूछना क्या इलेक्ट्रॉन को एटम बोल सकता हूं? हाँ जी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, समझ गए? मॉलिक्यूल को मोल नंबर बोल सकते हो आप, मोल नंबर, मोलर मास, ये सब बोल सकते हो। जब 11th में जाओगे तो फिर आप मोलैलिटी और मोलैरिटी पर होगे, तब मोलर मास को आपको डिफरेंस करना आ जाएगा। आप देखते हो ना 3H2 लिखा होता है, तो 3H2 है तो 3 क्या है? मॉलिक्यूल नंबर है, और H2 है 2, तो वो इलेक्ट्रॉन नंबर है या आप कह सकते हो ये एटम नंबर है, कुछ भी। तो O2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो HH है, अपने में ही HH एक इलेक्ट्रॉन को करके H2 बना दिया। अब देखो यहाँ पर He है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आबंध कर लेगा, तो वो हो गया डबल बॉन्ड। और उसके बाद नाइट्रोजन को देख लो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर सकता है, हाइड्रोजन क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड करेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करने में बिल्कुल माहिर है, और नाइट्रोजन एकमात्र मतलब ट्रिपल बॉन्ड करने वाला कम ही एलिमेंट है आपके पास, उसमें से नाइट्रोजन है जो ट्रिपल बॉन्ड कर लेता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 हो गया। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी वैलेंसी। यही आप लोग पढ़ते हो। तो 3 होती है, इसीलिए ये क्या कर सकता है? ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। आप लोगों में से भी कोई बोल सकता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो उसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी? पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 6, और फिर तो 8 में से माइनस करेंगे 2, तो उसके पास 2 वैलेंसी है, तो डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास कितनी है वैलेंसी? 1 ही है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड। और नाइट्रोजन के पास 3 है। जिस किसी के पास वैलेंसी 3 होगी वो सब ट्रिपल बॉन्ड कर सकता है। इसी तरीके से आप अगर और भी ज़्यादा देखोगे कार्बन को, तो आप CNG देखे हो, वो भी कार्बन है। LPG देखे हो सिलेंडर में, कुकिंग गैस सिलेंडर में, वो भी कार्बन ही है। पेट्रोल देखे हो, वो भी कार्बन है। डीजल देखे हो, मिट्टी तेल देखे हो, मिट्टी तेल मतलब केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल भी, सब कुछ सब कार्बन है। फिर कार्बन के सिस्टम को देखेंगे, कार्बन के और चीज़ों में यह देखो, कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स को जानो। यहाँ कार्बन का डायमंड है, तो बच्चे लोग डायमंड का जो ये स्ट्रक्चर है आपके बुक में, ये बनाकर जरूर कॉपी पे सीखना। और ध्यान रखना, ये 1 बार में नहीं हो जाता, 2 बार में नहीं हो जाता, 3 बार में नहीं हो जाता, 4 बार में नहीं हो जाता। आपको टाइम का मैनेज करना पड़ेगा। और मेरे तरफ से आप लोग जानते हो कि मैं एक ही चीज़ से कहता हूँ बच्चों को, आपको सोना ही नहीं है, न दिन में सोना है न रात में सोना है। तो कहोगे सर फिर तो माथा भारी रहेगा, पढ़ाएंगे कैसे? अरे कोई बात नहीं, ऐसे बोला थोड़ा सा सो भी लेना, लेकिन
आप लोग ज़्यादा सोने के कारण आपका टाइमिंग मैनेज नहीं होता। आप कितना सोओगे ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। 4 घंटे की नींद मिली, बिल्कुल बॉडी फिट रहेगा, 4 से कम नहीं होना चाहिए। 6 घंटे बिल्कुल परफेक्ट है, 8 घंटे इनफ है, और 10 घंटे इतना इनफ है कि आप बीमारी को बुलावा देने लगोगे, इतना सोओगे तो ये बना के देखना। देख रहे हो, डायमंड का स्ट्रक्चर देख लो, कोई भी मॉलिक्यूल्स कहीं कोई किसी से अलग नहीं है। उसके बाद आप देख लो इसका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, जो आपका पेंसिल है ना, शुरुआत तो बचपन में पेंसिल से ही लोग करते हैं ना, उस पेंसिल को देखो, लेकिन इसमें देखो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। यही वजह है कि हल्का सा जोर पड़ते ही आपके पेंसिल की नोक टूट जाती है। और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर पूछे कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्या है, तो आप बोलना C60। क्या बोलना? C का कार्बन का ही एक भाई है, एलोट्रॉप है 60 नंबर पे, वो है आपको बंकमिंस्टर फुलेरीन। क्या बोलोगे आप लोग? बंकमिंस्टर फुलेरीन, ये नाम है। और बंकमिंस्टर फुलेरीन तो किसको याद रहेगा नहीं, इसीलिए C60 नाम है। जरा देखो, बिल्कुल आपको फुटबॉल की तरह है, सारे मॉलिक्यूल्स एकदम फुटबॉल की तरह है। इसको ले लो C60 को, और आप इसको रेलवे की पटरी पे डाल दो। डाल मत देना कभी, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कहीं भी डाल दो, और उसके ऊपर ट्रेन जैसी भारी चीज को गुजारो। और मैं कह रहा हूं कि गलती से अगर ट्रेन उस पर से चली जाए C60 पर से, तो ट्रेन पलटेगी, ये नहीं टूटेगा। इतना ज़्यादा मजबूत है ये। कितना भी प्रेशर, कितना भी इसको वजन से इसको तोड़ने की कोशिश करो C60 को, ये नहीं टूटेगा, ये सबसे स्ट्रांग है। तो तीनों का बच्चों फिगर यानी कि इसका स्ट्रक्चर बना करके आपको सीखना है। अब है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन? आपके हिंदी वाले में क्या लिखा हुआ है? कार्बन की सर्वोत्तोमुखी प्रकृति। क्या लिखा है? कार्बन की सर्वोत्तोमुखी प्रकृति, या कार्बन के वर्सटाइल नेचर क्या है। तो अगर आप कार्बन का वर्सटाइल नेचर देखोगे तो सीधा बोलोगे ये किसी से भी रिएक्ट कर जाता है। क्या हो जाता है? किसी से भी रिएक्ट कर जाता है, और किसी से भी ये शेयरिंग कर लेता है, किसी से भी गेनिंग कर लेता है, किसी के भी साथ रिएक्ट करके कोई भी चीज़ बना लेता है। ये इसमें गुण पाया जाता है। यहाँ लिखा है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि कार्बन की चीज़ों को समझने के लिए अनायन और कटायन समझना जरूरी है। अभी आपको मैंने 4 कार्बन में सी में 4 माइनस लगा हुआ दिखाया था। तो किसी भी एलिमेंट में अगर माइनस लगा हुआ हो, नेगेटिव साइन, तो समझ जाना उसने अनायन किया है, और अगर प्लस लगा हो तो समझ जाना वो कटायन किया है। हिंदी वाले अनायन को घनायन कहते हैं, और कटायन को हम ऋणायन कहते हैं। याद रहेगा, आपके बुक में भी सब लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ भी जा करके देख सकते हो। ये देख रहे हो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऋणायन कहते हैं। और घनायन किसको कहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन वो खो भी सकता है, तो उसको हम घनायन कहते हैं। घनायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कटायन? हाँ, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने को क्या कहते हैं? देखो, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन अनायन। तो अनायन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पर ऋणायन है। हिंदी में अनायन को क्या कहते हैं? और कटायन को क्या कहते हैं? हिंदी में घनायन। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस कटायन। यहाँ हिंदी में लिखा है ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 प्लस घनायन बना सकता है। तो खोने को यहाँ घनायन कहते हैं और पाने को ऋणायन कहते हैं। हिंदी वाले भी अच्छे से याद रखें।
अगर हिंदी वाला इंग्लिश में लिख दोगे पेपर में, हिंदी मीडियम में हो तो मैथ और साइंस जो है हिंदी मीडियम में है, लेकिन आप तो इंग्लिश सीख चुके हो, इंग्लिश में ही लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन ये आज़ादी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है कि इंग्लिश मीडियम आप ले रखे और आपका मन करे हिंदी में लिख दें, ये नहीं चलेगा। लेकिन हिंदी मीडियम को फुल्ली आज़ादी है, आप इंग्लिश में भी समझ सकते हो। समझ गए वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये किसी के साथ भी लूजिंग करता है और ये है इसका वर्सटाइल नेचर, लूजिंग भी गेनिंग भी। इसको बोलते हैं हम कार्बन का कटायन। अब होते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। क्या होता है देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन का मतलब होता है कि सिंपली समझ लेना कि जिसमें काला धुआं निकलेगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन, और जिसमें सफ़ेद धुआं निकलेगा वो सैचुरेटेड कार्बन। ऐसे ही इसको याद रखना, बाद बाकी और अच्छे से पढ़ना, सिर्फ इससे नहीं कर चलेगा। जैसे कार्बन मीन्स ब्लैक, ये सिखाया जाता है, लेकिन उससे नहीं हम कार्बन के बारे में सीख जाएंगे। ये साइंस है, हमें बारीकियों पर, लेकिन एक सीधा सादा सा चीज़ तो हमें पता होना चाहिए जिसके बल पर आप डीपली सोच सकते हो। क्या? तो अनसैचुरेटेड मतलब उसमें से काला धुआं निकलेगा, वो प्रदूषण ज़्यादा करेगा। सैचुरेटेड मतलब उसमें से सफ़ेद धुआं निकलेगा। अनसैचुरेटेड को हिंदी में असंतृप्त कार्बन कहते हैं और सैचुरेटेड को संतृप्त कार्बन कहते हैं। उसके लिए आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना करके। अब हम आप लोगों को आगे के यहाँ ख़त्म करेंगे और आगे के में सेकेंड पार्ट में इसका हम पढ़ाएंगे आपको कार्बन के चेन। क्या पढ़ाएंगे? कार्बन के चेन। कार्बन के चेन में आएगा आइसोमरिज्म की पढ़ाई। क्या आएगा? आइसोमर। तो आइसोमर के लिए बढ़िया सा चाहिए, फॉर्मूला भी देंगे हम आपको कि इसका क्या होता है। तो पहले तो हमें वो सब चीज़ें कॉपियों पर आपको लिख कर दिखाएंगे। मीथेन, इथेन, ये सब चीज़ें एल्केन ग्रुप का है। तो मीथेन अगर होगा तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब बताओ कि अगर एल्केन ग्रुप है और उसमें अगर आप मीथेन इथेन बनाओगे तो कैसे होगा? पहले सीख लो, साइंस की गिनती आती है तो साइंस की गिनती आप लोग सीखना। मिथ, इथ, प्रोपा, बूटा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, उसके बाद नोना, डेका, ये सब 10 तक होते हैं। अभी आपको 10 तक की ज़रूरत पड़ेगी और आप टेबल से सीख सकते हो। ठीक है? मिथ, इथ, प्रोपा, बूटा, पेंटा, याद रहेगा ऐसे। तो अब मिथ, इथ, तो इसी से शुरू करेंगे। पहले आते हैं कि कार्बन के 3 ग्रुप को पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन वाले में बोलो मिथ से मीथेन। एल्केन ग्रुप में बोल रहा हूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब चलो एल्कीन ग्रुप का बोलते हैं तो मीथीन, इथीन, प्रोपीन, बुटीन और हेक्सीन। अब चलो एल्काइन ग्रुप में बोलते हैं तो मिथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, हेक्साइन, ये सब बोले। समझ गए? ये है एल्केन, एल्कीन, एल्केन ग्रुप का, और उसी को मीथेन, मीथीन और मिथाइन, तीनों ग्रुप में ये चला जाएगा। बाद बाकी आप फॉर्मूला भी देख सकते हो। जो एल्केन ग्रुप का है उसका फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है CnH2n+2। वहीं पर में आपको एल्कीन ग्रुप का मिलेगा आपको CnH2n-2, और वहीं पर मैं आपको एल्काइन का बोला था ना अभी, और उसके बाद एल्कीन का मिलेगा। तो पहले एल्कीन का बोला मैंने CnH2n+2, और फिर एल्काइन का बोला था ना CnH2n-2, और फिर बोले लेंगे एल्कीन का तो CnH2n। बस इस तरीके से ये फार्मूला होता है। n की जगह पे 1 2 डालते जाओ, फार्मूला मिल जाएगा। पता है मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन एल्केन इस ग्रुप में है
तो मीथेन का होगा CH4। क्या होता है? क्योंकि फॉर्मूला देख लो, CnH2n+2, n की जगह पे 1 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, CH4 आ जाएगा। और उसी का अगर मीथेन निकालें तो क्या हो जाएगा? CnH2n होगा, सॉरी n नहीं, C1H2, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर C2H4, फिर C3H6, ऐसे बढ़ता जाएगा मीथेन ग्रुप में। एल्केन ग्रुप में ऐसे ही होता जाएगा। फिर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ये देख रहे हो यहाँ स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये कॉपी पर, ये स्ट्रक्चर बनाने को आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इस स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे, और स्ट्रक्चर बनाने को सीखने के लिए फॉर्मूला भी होता है। अब मान लो कि आपके पास CH4 है ना, तो इसको देख लो संरचना कैसी है। तो इस संरचना को कितने तरह से लिख सकते हो, इसी को आइसोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। कि CH4 के स्ट्रक्चर को आप कितने तरह से लिख सकते हो, समझ गए? तो इसमें भी रूल होगा 1 से 7 तक। कितने तक? 1 से 7। अगर 1 से 7 तक का ये स्ट्रक्चर बनाना है तो कितने तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, उसका फॉर्मूला होगा 2 to the power n-4 + 1। और फिर ये 1 to 7 के लिए है, और 7 से ऊपर के लिए है आपको 2n-4 + 2। तो जरा एक काम करते हैं कि हम लेते हैं मीथेन को। तो मीथेन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर में देख लो। मीथेन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया? देख लो, एक ही तरह का दिख रहा है ना, एक C है और चारों तरफ H है, दिख रहा है ना। तो अब बताओ क्या इसको बदल के किसी दूसरे तरह से लिख सकते हैं? तो उससे यहाँ से इस फॉर्मूले से पता चलेगा 2n-4, यानी कि 2 पे n की जगह 1 डालो, नेचुरल नंबर है, तो 1 - 3 हो जाएगा। तो 2 और माइनस 2 का टू दी पावर -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो 2 का पावर -3 आया तो सॉल्व करना आना चाहिए कि कितना होगा। तो इसका मतलब ये साफ हुआ कि अगर -1 आया तो उसको आपको 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 0। तो यानी कि मीथेन का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो हमको 1 नहीं आएगा, एक ही तरह का उसका स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे तरफ का नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आप ले लो इसका दूसरे का। मीथेन के बाद क्या होता है? इथेन। इथेन का कितने तरह का स्ट्रक्चर कितने तरह का आइसोमर बना सकते हो? आइसोमर मतलब आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में आइसोमर को हम पढ़ते हैं। कितने तरह का बना सकते हो? इसमें भी 2 डालो, 2 - 4, तो ये पावर में माइनस आ गया, वो भी 0 हो गया, उसका भी एक ही बन सकता है। अगला 3 डालो, 3 में से 4, उसका भी एक ही बनेगा, यानी कि प्रोपेन का भी। ब्यूटेन का देख लो तो एक ही बनेगा। पेंटेन का देख लो कितने बन सकता है, तो पेंटेन का 2 बन सकता है, 2 तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, आगे जा कर के हम इसको पढ़ेंगे, किस में? सेकेंड पार्ट में इसी आइसोमर पर और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आज हमने दिया है आइसोमर के बारे में, उसका भी याद रखना, और अगले पार्ट में भी बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो लोग भी इसे देखते रहें, समझते रहें, कोई गलती हो तो बताते रहें, क्योंकि गलती हो ही जाती है कुछ न कुछ वीडियो बनाने वक्त। और अच्छे लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, और पार्ट 2 का इंतज़ार करें।